हमारे सामने जो मौजूद हैं, आशीष नाम है इनका, और यूआरडी के सबसे होनहार विद्यार्थियों में शामिल रहे हैं, और कह सकते हैं कि एक लगन होती है किसी चीज को पाने की। उम्र इनकी अगर देखी जाए तो 2002, डेट ऑफ बर्थ 2002, चल क्या रहा है 2025, ज्वाइनिंग है 2024, 22 साल में, 22 साल की एज में। सुनिएगा ध्यान से। अभी आपको कई बार लगेगा कि 22 साल जो है ना, अरे यार अभी तो हमारे पास 3 से 4 साल है, लेकिन हम 3 से 4 साल हमको लगातार मेहनत करनी होगी। तो आशीष सब कुछ बताएंगे, कितने समय से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, कितने क्या किया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, पूरा आशीष का मैं परिचय दे दूं कि आशीष का एसएससी सीजीएल में जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 3636 रैंक है ऑल इंडिया, और इनको जो पद मिला है वो है कैग ऑडिटर। आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो कैग सुना होगा, तो कैग ही तो ऑडिट करता है ना। तो कैग तो एक होता है, लेकिन निश्चित है कि उसके नीचे ऑफिस होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, ऑफिसर होंगे। तो यहाँ पर किसी को भी अपना राज्य मिलना, मतलब जो अपना राज्य होता है, जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं तो अधिकतर यूपी नहीं मिलता है, क्योंकि एसएससी तो ऑल इंडिया एग्जाम होता है। अच्छी रैंक थी 3636 ऑल इंडिया, इस वजह से इनको प्रयागराज मिला है। प्रयागराज में ज्वाइन है इनका, और सबसे खूबसूरत बात है कि शनिवार रविवार छुट्टी होती है। और अब इनका एक ख्वाब है कि पीसीएस सर क्रैक करना है, तो पीसीएस 2024 दिया इन्होंने, उसमें इनके 88 नंबर है प्री में, और निश्चित है ये मेंस लिखेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब आए तो पीसीएस में चयनित रहें। और जो कल मैं आपको समझा रहा था बार बार, देखिए कई बार मैं जो समझाता हूँ, कल समझा रहा था कि बेटा एक कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, कल समझाया था कि नहीं, कि वहां पर दो प्रकार के लोगों को देखो। एक है जो हम लोग जा रहे हैं भीड़ के रूप में जा रहे हैं, मतलब भूखों प्यासे चले जा रहे हैं 10-10, 15-15 किलोमीटर, सच में बहुत बुरे हालात हैं कई लोगों के। आप जाइए तो कई बार, हाँ शिवम फंस चुका है, कहता 25-30 किलोमीटर चला डाला पता भी नहीं चला। और उसी में से कुछ की वीआईपी एंट्री होती है, और कल मैं बताता वीआईपी एंट्री किसकी होगी, प्रशासन की होती है, क्योंकि प्रशासन को वहां तक जाना है, काम करना है, तो निश्चित है कि वो वहां तक गाड़ी पहुंचेगी और संगम के बिल्कुल किनारे तक पहुंचती है। तो आपके पास जो आज बच्चा मौजूद है, प्रयागराज में इनकी ज्वाइनिंग है, 4 बार कुंभ नहाए हैं और चारों बार वीआईपी एंट्री है किनारे तक। तो आप समझिए, उम्र 22 साल, उसी उम्र पे एक लोग वीआईपी एंट्री कर रहा है और एक उसी उम्र पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अब आपके हाथ के ऊपर है, 18 साल है, आप 3-4 साल में कहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आशीष का मैंने पूरा परिचय दे दिया है, तो आशीष से कुछ प्रश्न पूछते जाएं और आशीष आपको बताते जाएं, ठीक है। आशीष, आज आप आए, आज इनका सबसे पहला क्या था कि आज एक हम लोग नए सिरे से कड़ी स्टार्ट की है कि हर 15 को और हर 30 तारीख को हम लोग महीने की पहले आधा घंटे का पेपर होगा, उसके बाद क्वेश्चन आवर होगा और उसके बाद पीडीपी क्लास होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सर कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है अगर ये श्रृंखला चलती रहे लगातार? सर, जो आपका इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जैसा पेपर आ रहा है उससे आप डायरेक्ट किताबें पढ़ के और रट के आंसर नहीं दे सकते। जैसे ही हाल में लास्ट ईयर आरओ का पेपर हुआ था और पीसीएस का भी पेपर हुआ, उसमें आपको जो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ के वेरियस मेथड लगा के उसको हल करना पड़ेगा। जैसे आप रट के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे जो इनिशिएटिव आप चला रहे हैं ना, इससे समझने की जो क्षमता है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप समझ पाओगे कि एक्चुअली पेपर में करना क्या है। आगे का भी आपको अच्छा रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे, सिलेक्ट होके जाएंगे तो हेजिटेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप इस क्लास में खड़े होके वो बोल सकेंगे। जब हम लोग भी पढ़ते थे सर, यहाँ बुलाते थे, यहाँ बुला के पूछते भी थे, तो जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑफिस में कभी बोलना भी पड़ता है ना, तो हम लोग खड़े होके बिल्कुल आराम से बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि वही समझते हैं कि जैसे हम लोग क्लास में बोलते थे तो वहाँ मंच में खड़े होके वैसे ही बोल देते हैं। अच्छा आशीष, अच्छा आपकी रैंक बहुत अच्छी थी, ऑल इंडिया रैंक 3636 थी। निश्चित मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों के बच्चों की रैंक बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं पाते बहुत अच्छा। तो आपने यूआरडी ज्वाइन की, आपने बताया कि यहाँ पर सर बुलाते भी थे, तब तो उस समय कैमरे वैमरे नहीं थे, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, ये लोग तो अपने यूट्यूब में भी देख सकते हैं क्या कमियां हैं। तो क्या लगता है कि सर नौकरी पाना और नौकरी के बाद जिस डिपार्टमेंट में है उसमें वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। जैसे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे मैं आपका बता दूं, हमने डिपार्टमेंट में 100 लोगों ने ज्वाइन किया है, मतलब देश के कई कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 86 वैकेंसी से 100 लोगों ने ज्वाइन किया है। पर उसमें भी क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। रैंक तो चलिए अच्छी है, सब लोग एक डिपार्टमेंट में हैं, एक पोस्ट में हैं, पर जो उनका परफॉर्मेंस वगैरह होता है ना, वो आपका बिहेवियर अधिकारियों के साथ आपको कैसा पेश आना है, उनसे कैसे बातचीत रखनी है, काम को आपको कैसे करना है, वो काफ़ी मैटर करता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। जैसे
में कभी बोला ही नहीं है, तो फिर वही होगा कि अगर आपको खड़ा भी कर दिया जाएगा तो आप बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाएंगे तो फिर इम्प्रेशन भी वैसा ही होता है, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। एक बार आप उनको लग गया कि आप अदर चीज़ों में है ही नहीं। हम लोगों के डिपार्टमेंट में क्या है ना कि एक बाहर का काम रहता है, जैसे डिपार्टमेंट की ऑडिट करते हैं हम लोग, डीएम हो गया, एसएसपी हो गया, और विकास प्राधिकरण हो गया। अभी बांदा विकास प्राधिकरण की ऑडिट हुई थी, अभी ये जनवरी में ही हुई है। तो आते हैं लोग, तो वहाँ अधिकारियों से आपको डील करना है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट देखने हैं, चेक करना। बोल नहीं पाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। अभी कुंभ मेला भी है, इसकी भी हम लोग ऑडिट करेंगे, जैसे ही मेला खत्म होगा तो इसकी भी ऑडिट करेंगे। ये ऑडिट क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने सुना होगा 5,000 6,000 करोड़ का बजट है, तो इसकी ऑडिट लगभग 1 साल चलेगी। 1 साल तक पूरा एक एक डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, कहाँ कितना पैसा खर्चा हुआ, पूरा एक एक चेक होगा। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफेक्ट करती है। देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे आशीष ने बताया, मैं भी आपको बताता हूँ कि नौकरी पाना आसान है, ठीक है, नौकरी तो आप अपने दम से पढ़ के खूब पालेंगे, लेकिन नौकरी के बाद वहां पर आप कितनी अच्छी अपनी इमेज बनाते हैं, आपकी वहां पर कितनी वैल्यू होती है, इसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का होना क्या है, जरूरी है। देखिए आप कोई भी नौकरी पा जाइए, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी ना, तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो फिर पता चला कि आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई जान नहीं रहा है, तो फिर ऐसी नौकरी कई बार बोरिंग भी हो जाती है। मजा तो तब आता है ना जब उस डिपार्टमेंट में जाकर के पूरा डिपार्टमेंट आपको क्या करता हो, पहचानता हो और जानता हो, तभी मजा है। उसके लिए हमको ये स्किल होनी चाहिए। और कल एक प्रश्न और पूछता हूँ, आज बहुत अच्छा रहा कि आशीष अचानक आ गए, और कल ही वो मैंने प्रश्न किया था कि कुंभ मेले में मेरे हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है वो बता रहे हैं कि हम लोग 40 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। हाँ, कल का आंकड़ा 50 करोड़ हम लोग स्नान कर चुके हैं, जो कि आंकड़ा बताया गया था कि 23-24 करोड़ के आसपास आएंगे, लेकिन उससे हम दुगना। अभी अभी देखिए, अभी भी कुंभ लगभग 10 दिन क्या है, शेष है, जिसमें शिवरात्रि का अंतिम शाही स्नान बाकी है। तो लगभग ये भीड़ तो बहुत आगे तक जाने वाली है। अब उसी भीड़ में मैं आपको कल समझा रहा था कि कुंभ में आप जब वीडियो देखेंगे तो 2 प्रकार के लोग जा रहे हैं। एक जा रहा है जो पूरे भीड़ के साथ जा रहा है, जिसको कह सकते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम एक मान सकते हैं कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कभी कभी होता है इस तरह के शब्द हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब जब देखते हैं लगता है कीड़े मकोड़े की तरह ट्रेन में घुस रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, कोई 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 इज्जत नहीं है। उसी में एक वीडियो दूसरा आता है, सुनिए, सोशल मीडिया 2 प्रकार के वीडियो हैं, एक में हम कीड़े मकोड़े की तरह जा रहे हैं, और एक वीडियो आता है जहां पर व्यक्ति आराम से जा रहा है, वीआईपी एंट्री कर रहा है, वीआईपी बोट जा रहा है, वीआईपी स्नान कर रहा है और आराम से चला रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक की वीआईपी एंट्री हो रही है और एक हम कीड़े मकोड़े की तरह जा रहे हैं। तो निर्भर करता है कि वीआईपी एंट्री जिसकी हो रही है उसको भगवान ने थोड़ा बनाया है, उसने तो अपनी वीआईपी एंट्री को पाने के लिए क्या किया है, मेहनत किया है। आज उसकी मेहनत के दम पर वो वीआईपी एंट्री पा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी राजा के घर के तो हैं नहीं, ना बहुत बड़े उद्योगपति के यहां से हैं, तो इसका मतलब हम लोग को वीआईपी एंट्री पानी है, तो हमको प्रशासनिक पदों पर क्या होगा, आसीन होगा, चयनित होना पड़ेगा। प्रशासनिक पद ही एक ऐसा पद है जहां पर यह कहिए कि बड़ा स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से काम होता है। फॉर्म सबको भरना है, फॉर्म सबको भरने के बाद पेपर सबको देना है, जो अपनी काबिलियत से वहां तक पहुंच जाएगा वो प्रशासनिक पद को धारण करेगा और वीआईपी पास मिलेगा उसको। तो मैं जानना चाहता हूं कि आशीष तो प्रयागराज में है, कितने बार स्नान किए और लगभग क्या इनको उतना दिक्कतों का सामना करना पड़ा जितना आम आदमी को कई बार करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रशासनिक पद पर है, कैग ऑडिटर एक बड़ा पद होता है, धीरे धीरे और बड़े पद पर पहुंचेंगे। हाँ, हो सकता है कि ईश्वर करे जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, अगले साल हमको एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में दिखाई देंगे। हाँ, पीसीएस के सबसे बड़ा शीर्ष पद क्या होता है, एसडीएम, उस रूप में आए हमारे पास। तो आशीष, आप इन बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपने तो दोनों अनुभव किया होगा, तो कुछ अगर मोटिवेट कर सकें इस मुद्दे को लेकर के। जैसा अगर आप में से कोई गया हो कुंभ, तो देखेंगे कि ट्रेनों में और वहाँ क्या अंतर है। ट्रेन में अगर आप जाएंगे ना, तो जो नॉर्मल लोग हैं ना, स्टेशन में भी कल फिर मैंने फील किया, प्रयागराज जंक्शन से मैं आ रहा था तो वो टिकट चेक कर रहे थे गेट पे, मेन गेट में, कि जिसके पास रिजर्वेशन का टिकट है वो दूसरी लाइन पे जाए, जिनके पास जनरल है तो उनको घुमा के जा रहे थे। मतलब आप घूमिए स्टेशन के अंदर, घूमते रहिए, घूमते घूमते आपको जनरल की एंट्री देंगे। तो ये डिफरेंस बहुत समझ में आता कि आप दिखाइए, टिकट दिखाइए, अगर आपके पास टिकट है तो आपको अच्छी एंट्री हो रही है, आपको कोई भीड़ भाड़ नहीं मिल रही है। आपके पास टिकट नहीं है तो आपको बिल्कुल वैसे भगाया जा रहा है, आप यहाँ से घुसिए, वहाँ से घुसिए, यहाँ रास्ता बंद है, वहाँ से परेशान होते रहिए। एक ट्रेन लगेगी, आपको जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाएगा उसमें, आपकी ट्रेन खड़ी है। जो स्पेशल ट्रेनें, मेला स्पेशल आप लोगों ने देखा होगा, ये ट्रेनें रहती हैं बस वहां से निकाल देंगे, बस किनारे खड़ी हैं, जब जगह मिलती है तभी निकलती हैं। बांदा भी आपको आना तो 10-10 घंटे लग जाते हैं उन ट्रेनों में आने में। नॉर्मल ट्रेनें होती हैं 4 से 5 घंटे में आ जाती हैं, 4 घंटे बहुत है। तो ये
बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास जॉब में हैं, आप पैसे हैं, तो आप आराम से एसी में आएंगे, नहीं तो आप स्लीपर में, जनरल में घुस के आ रहे हैं, वहां पर तो आपको बाथरूम तक जाने को नहीं मिल रहा। कल तो ये कंडीशन हम देखें ना, स्लीपर और जनरल तो इतने भरे थे कि लोग बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। ये कंडीशन होती है। जब आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, पद में आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि सही है। यहाँ पहुंचने के बाद बिल्कुल। तो एक चीज तो है कि जो बात कल थी वो हर व्यक्ति पा सकता है। और मैं आशीष से अब ये जानना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे दौड़ चालू करते हैं क्वेश्चन और का। आशीष ने बहुत कम उम्र पे सफलता प्राप्त की, 22 साल। इसका मतलब है कि तैयारी उन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट की होगी। तो जैसे आप लोग भी 17-18 साल में आ रहे हैं, 19 साल में, अधिकतर बच्चे 19 साल से नीचे हैं। तो दो प्रकार के बच्चे मैं यहाँ देखता हूँ। कुछ को ये लगता है कि मैं बहुत अभी छोटा हूँ, अभी मेरे पास समय बहुत है। एक तो ये प्रकार का बच्चा है जो कई बार टैलेंट है लेकिन उतना मन से नहीं पढ़ रहा है। और एक दूसरे प्रकार का बच्चा है जो आशीष की तरह का है, नहीं यार 17-18 साल की एज ही है मेहनत करने की, और समय पे नौकरी पा जाए तो बेहतर रहेगा। तो प्रश्न यही है आशीष से कि आशीष ने कितने उम्र से नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट किया, और कम उम्र पे नौकरी के क्या फायदे होते हैं। बस मैं दो जानना चाहूंगा इनसे। ये तैयारी तो देखिए, मैंने जब कोविड, तो सबको याद ही होगा कोरोना कब आया था। कोरोना आया था 2020 में। मतलब 2020 में अगर आप देखेंगे तो मेरी एज उस समय मई 2020 में तो 18 साल भी नहीं हुई थी। 2002 डेट ऑफ बर्थ मेरी, सितंबर 2002। तो कोरोना आया तो लोगों के सबकी एक्टिविटी हुई, आप लोग भी रहे होंगे। कोई गेम खेल रहा था, कोई पबजी खेल रहा था, कोई वेब सीरीज देख रहा था। तैयारी मेरी स्टार्ट वहीं से हुई है। आप लोग तो अभी सर के यहाँ आ रहे हैं, सब कुछ पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना था। हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता था। बस ऑनलाइन का भी इतना डेवलपमेंट 2020 में नहीं हुआ था, धीरे धीरे ही हुआ था। पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे खुद से ही पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब ये था कि अब समय चल रहा है, ना तो स्कूल था, ना तो कोई कॉलेज था, सब कुछ बंद ही था। आप लोगों को सबको तो पता ही है। तो ऑनलाइन ही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। सर के यहाँ तो हम लोग 2021 में आए, जब लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ओपन हो गया, तब सर के यहाँ आए थे। तो उस समय तक पढ़ते पढ़ते सेल्फ से मतलब इतना हो गया था कि पढ़ाई करना है। 2021 में अक्टूबर में आया था सर के यहाँ में। से पहले तो बस हल्का फुल्का ही जानकारी थी, ज़्यादा नहीं थी, जो नोट्स वगैरह कुछ बने नहीं थे। बस हाँ, ये था कि पढ़ना है, ये पता चल गया था कि नौकरी पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो 18 साल जितनी आप लोगों की एज है ना, 18 साल से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तभी जाके 20-21 साल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मई 2023 में हुआ था, तब मेरी एज 21 साल भी नहीं हुई थी। पीसीएस का मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, पहला ही अटेम्प्ट दिया। पहली बार मैं एलिजिबल हुआ हूँ पीसीएस के लिए, पहली बार दे रहा। अभी तक 21 साल का कोई एग्जाम ही नहीं दिया है। तो वही होता है कि जब आप जल्दी लगोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं सिर्फ एक ही पेपर देता हूँ, यूपी पीसीएस का, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, अच्छी जॉब में हूँ। तो फिर यही लगता है कि आप एक चीज़ पकड़ो, एक ही चीज़ कर दो। जब आपको एज ज़्यादा हो जाएगी ना, तो आप इस फॉर्म को भी भरोगे, उस फॉर्म को भी भरोगे, चारों तरफ भगोगे, फिर कुछ मिलता नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरओ भी दे रहे हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पीसीएस मेंस की तैयारी करें कि आरओ की तैयारी करें। वो इसी डायलेमा में परेशान है। अगर वो पहले से सोचे होते, एक जगह सेलेक्ट हो जाते ना, तो उन्हें आरओ के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता, उन्हें सिर्फ पीसीएस ही दिखता है। जल्दी नौकरी पाइए, फिर इसके बाद आराम से आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि आप पीसीएस करिए, आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, जो जितना आगे बढ़ सकता है। देखिए, जो एज आपकी है वही एज आशीष की थी तैयारी करने की। और सबसे बड़ी बात होती, कोरोना काल में आशीष ने फायदा उठाया, और एक बच्चा हमारा जो सबसे पहले पीसीएस में चयनित हुआ था, नारायण, उसका भी मेंस लगा हुआ था, तो उसने भी उस कोरोना काल का बहुत फायदा उठाया। कोरोना काल में हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब का फायदा उठाया है। जिसको आराम करना था उसने खूब आराम किया, जिसको मेहनत करनी थी उसने खूब मेहनत की, उसने खूब कॉपी भरी थी मेंस में, और उसने उसी साल कोरोना का लाभ उठाते हुए उसका फिर सिलेक्शन हो गया। इसी तरह आशीष के अंदर आया कि नहीं यार मुझको तैयारी करना है, और धीरे धीरे चालू हुआ। 21 से संस्था से जुड़े, और बढ़िया 24 में ज्वाइनिंग हो गई है, और बढ़िया पीसीएस पहला प्रयास है ना पीसीएस का। और सोचिए पीसीएस के पहले प्रयास में 88 क्वेश्चन सही है। देखिए बातें मत करिए। देखिए आशीष को मैंने बुलाया नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा ना सोचेगा कि आशीष को बुलाए होते तो आशीष ऐसे ना आते। सर में लेते, देखिए लोअर पहना है, ऊपर सर डाले, चले आए। इसको लगा कि कैजुअली आए थे, सर से मिलना है। लेकिन ये तो अच्छी बात हुई कि आज हम लोग का टेस्ट चल रहा था। किस्मत भी हम लोग की अच्छी थी कि आज टेस्ट था। और सबसे अच्छा टेस्ट में है कि प्रारूप हमने चेंज कर दिया। अभी क्वेश्चन और हम आशीष को देते हैं कि क्वेश्चन और आशीष कराएंगे। तो कुछ अगर देखिए, सबसे पहले तो एक अब दीपो भाव बनो। अब दीपो भाव जानते होंगे, अपना दीपक स्वयं बनना। महात्मा बुद्ध जी को जब गुरु के सानिध्य में गए, वो ऐसा नहीं कि गुरु के सानिध्य में नहीं गए, लेकिन उनको जो पाना था वो उनसे मिल नहीं पा रहा था कई बार। तो उनको लगा कि यार शायद गुरुओं में कमी नहीं है, लेकिन मैं जो जानना चाहता हूं शायद भर
वो मुझको अभी मिल नहीं पा रहा, अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने स्वयं से एफर्ट किया। ऐसे आप लोग हमारे पास आते हैं तो आप हमसे कुछ सीखते हैं, लगता है कि अभी कुछ सीखना क्या है और बाकी है, तो और सीखिए। अब दीपक हो तो सबको बनना पड़ता है, हर गुरु सबको हर चीज नहीं सिखा सकता है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आशीष ने भी यही चीज बताई है कि हम लोगों ने कोरोना काल में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, उस समय तो बिल्कुल ऑनलाइन का नहीं था, कोरोना के बाद है ऑनलाइन सब चीजें डेवलप हुई 21-22 के अंदर। लेकिन हाँ, एक अब दीपक बहुत तो बने कि हमको कुछ करना है, और इनके घर में तो आज सभी लोग चयनित हैं। और अच्छा आशीष, एक प्रश्न है जो मैं इनको और सिखाता हूँ, आपको भी सिखाता था कि अच्छा घर में जब सब चयनित हो जाते हैं, है ना, घर में जितने लोग हैं, हम लोग मान लो 3 या 4 सदस्यों सभी चयनित हो जाएं, तो कहते हैं ना कि जनसंख्या अभिशाप भी होती है, वरदान भी होती है। तो हमें अपने छोटे से घर से समझ लें कि अगर मान लो 3 से 4 लोग हैं, कोई कहते ज्यादा है, लेकिन अगर सभी सिलेक्ट हो जाए तो ये वरदान भी तो हो जाती है। तो क्या लगता है कि आपने दोनों फेज देखे हैं, उस समय कोई दौर देखा होगा जब हो सकता है भाई लोग जॉब में ना हो, अब वो फेज देखा कि आप सभी जॉब में हैं, तो दोनों दौर के बारे में अंतर बता सकते हैं कुछ, कि अर्थ का फर्क पड़ता है जीवन में? तो अगर देखेंगे तो 3 भाई हैं। बड़े भैया हैं तो यहीं पे लोको पायलट है, बांदा में ही है। और जो दूसरे नंबर वाले भैया हैं वो लेखपाल हैं। और मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं इसमें सीएजी में हूँ। 2014 में जब बड़े भैया की जॉब लगी थी तब क्या था कि हमारे इससे पहले पूरे परिवार में किसी ने गवर्नमेंट जॉब की ही नहीं। और आप देखेंगे तो मेरे मम्मी और पापा दोनों 5-5 तक ही पढ़े हैं, 5-5 से ज़्यादा पढ़े ही नहीं हैं। तो एक ऐसे परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं था, पर घर वालों ने हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों के ऊपर विश्वास किया। उन्हें लगता था कि नहीं बच्चे हमारे कर सकते हैं। गांव से रिलेटेड हूँ, शहर में कुछ इतना कुछ था ही नहीं कि शहरी बैकग्राउंड है। जौहरपुर गांव है मेरा, तिनवारी के आगे पड़ता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, बेंदा जौहरपुर। तो वहाँ से आके 2004 में घर वालों ने भेजा, भैया लोग थे, फिर 2014 में मैं बांदा आया। तो वही है ना कि जब आपके घर में लोग सेलेक्ट हो जाते थे, एक अलग टाइप का प्रेशर होता है कि अगर वो हो गए तो आपको आगे भी बढ़ना है, जॉब तो करनी है और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोगों के पास। ये बिजनेस रिलेटेड है नहीं कि घर में बहुत बड़ा बिजनेस है, पिताजी का बिजनेस संभाल लेंगे। तो ये भी एक प्रेफर था कि नौकरी करनी है और बड़ी नौकरी करनी है, क्योंकि जब 2 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो आप छोटी नौकरी नहीं कर पाओगे, आप ग्रुप डी की नौकरी आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे बड़ी तो वो कर रहे हैं। तो इंसान आगे ही बढ़ता है, पीछे कोई नहीं जाता है। तो एक अलग टाइप का प्रेशर। तो मैं हमेशा से ही सोच के चलता था ना कि मुझे जॉब करनी है 2800-4200 ग्रेड पे की ही करनी है, क्योंकि 2800 ग्रेड पे में वो दोनों लोग अभी नहीं है, वो नीचे ही है। जब आप टारगेट बनाओगे तभी बढ़ पाओगे। मिल तो मुझे लेवल 7 भी रहा था, 4600 ग्रेड पे मिल रहा था, जीएसटी इंस्पेक्टर भी मिल रहा था। पर बात यहाँ आ जाती है कि आप अपने घर के पास में रहना चाहते हो, आप अपनी स्टेट में रहना चाहते हो, दूर जाओगे तो परेशान रहोगे, आपका कल्चर चेंज हो जाएगा। आप केरला में, तमिलनाडु में नौकरी करोगे तो वो बात नहीं रहती है। पैसे जरूर कम मिलेंगे पर आप अपने कल्चर में फटाडे फंडे छुट्टी रहती है। मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ रहता तो छुट्टी तो वहाँ भी रहती, पर वहाँ आना पाऊंगा 2 दिन तो आपको आने में ही लग जाएंगे। तो बांदा इतना बड़ा शहर है नहीं कि एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, ये सब हो। जो लखनऊ में अगर आप रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेन से भी आ सकते हो। तो मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब तो पा लेते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं पैसा बहुत है, फिर पैसे में फिर दूर चले जाओगे ना तो कल्चर भी चेंज हो जाता है, बड़ा डिफरेंट होता है। दोस्त हैं बहुत सारे जो दिल्ली में भी जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री में करते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कोई विदेश मंत्रालय में है, रक्षा मंत्रालय में है। वो लोगों ने जोश जोश में आके ले लिया। पर वो दिल्ली का तो आप लोग जानते ही है हाल इस समय क्या है, कि एनवायरनमेंट इशू कितना आ रहा है, हेल्थ इशू कितना आ रहा है। तो वही है कि सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ता है। जब आप पढ़ोगे, अपने बारे में सोचोगे, तभी आप कर पाओगे। देखिए, एक बात बहुत अच्छी आशीष ने बोली, जो मैं देखिए मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो बात तो वही बोलेंगे जो लगभग हम लोग बोलते हैं। आप भी कल सेलेक्ट होगे तो वही बोलोगे, क्योंकि हम जिस माहौल में सुनते हैं वही बातें करते हैं। जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाता था, अगर आशीष के मुंह से सुनी हो, कभी भी अपने आप को अपने घर से नीचे नहीं ले जाना है। कई बार मैंने कहा होगा, आप ही क्लास में बाबा जी का लोग का उदाहरण दिया था ना, कि दे रहा था ना उदाहरण। कभी भी आपको अपना घर का, जो आपके घर में माता पिता ने, आपके भाइयों ने अगर ये लेबल दिया है, ये लेबल, तो आपको इस लेबल के नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां तक तो आपका घर चल ही रहा है, उसके हमेशा ऊपर जाना है। और यूआरडी का विद्यार्थी बड़ी नौकरियां छोड़ता है। जैसे अभी इन्होंने प्यारी बात बोली कि सर मुझको 4600 पे ग्रेड की भी नौकरी मिल रही थी, लेकिन वो बाहर मिल रही थी, लेकिन मुझको अपना घर पसंद था, क्योंकि परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा उससे नीचे के पे ग्रेड की नौकरी ज्वाइन की, क्योंकि मुझको यही उत्तर प्रदेश मिल गया। इसी तरह का एक उदाहरण हमारे चुन्नीलाल ने भी प्रस्तुत किया है। हाँ, जानते होंगे मेरे हिसाब से आशीष अच्छे से उनको। तो उसको सीनियर क्लर्क की नौकरी मिली थी बेंगलुरु में, उसने मैसूर में ज्वाइन भी लिया। उसकी तनख्वाह वहां 50,000 थी, लेकिन उसका भी यही मकसद था कि सर अगर मैं 50,000 वहां कमाऊंगा भी तो एक तो कल्चर चेंज होता है, और हम कर किसके ले रहे हैं, हम नौकरी पा किस ले रहे हैं, अपने परिवार के लिए। हमें तो अपने परिवार को आगे बढ़ाना, मैं उतना दूर जाऊंगा तो मेरा परिवार पीछे हो जाएगा। तो सोचिए, उसने
50,000 की नौकरी छोड़ करके बाद में उसका जूनियर असिस्टेंट में हुआ। और यही महोबा पे ये मान के चलिए कि उसमें लगभग 35,000 रुपए आसपास तनख्वाह होगी, 15,000 कम मिल रहा है, लेकिन उसने वो नौकरी छोड़ी और जूनियर असिस्टेंट का पद ज्वाइन किया, सिर्फ किसके लिए? अपने परिवार के लिए। तो हमारा यूआरडी यही सिखाता है कि हमको एक परिवार की तरह काम करना है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अगर परिवार से दूर रह लेंगे, परिवार ही बिखर जाएगा, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा, क्या लाभ? सच में कोई लाभ नहीं होगा। तो ये भी हम लोग को सिखाते हैं ना। तो देखिए, जितने बच्चे आएंगे, आप भी कल आएंगे तो आप भी यहीं पर ऐसे ही बोलेंगे कि लोग मानते हैं हाँ गुरु का ही प्रभाव होता है। तो मेरे हिसाब से ये इंटरव्यू का हम लोग समाप्त करते हैं।